है ना। नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार। आज हमारी गोरैया और पर्यावरण योद्धा पटना बिहार की ओर से आयोजित खास परिचर्चा में आप सभी सम्मानित अतिथियों और दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम हर बार की तरह एक नए विषय को लेकर आपके सामने आज आए हुए हैं। ये विषय अपने आप में बहुत ही खास है। खास इसलिए कि आप देखेंगे कि सड़क के किनारे या राह चलते आप किसी इंसान को अगर घायल अवस्था में देखते हैं तो आप उनके लिए इलाज, उनकी चिकित्सा व्यवस्था के लिए, उनकी मदद के लिए हाथ आपके बढ़ जाते हैं, कदम आपके बढ़ जाते हैं। वहीं अगर कोई पक्षी या पशु सड़क के किनारे अगर घायल अवस्था में पड़ते हैं तो आपके हाथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आप उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि वह पक्षी जो है वह दम तोड़ देता है या पक्षी या पशु दम तोड़ देता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इस पर्यावरण में, इस प्रकृति में तमाम हमारे जो प्रकृति के आवरण है, आवरण का मतलब ये होता है कि जल, नल, थल जितनी भी चीजें हैं, इंसान, जीव जंतु हैं, उनको भी जीने का बराबर हक है। उन एक दूसरे के से हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, हम उनका एक दूसरे से संरक्षण करते हैं। तो आज इसी विषय को हम आपके सामने लेकर आए हैं। पक्षी जब घायल पक्षी का इलाज और संरक्षण, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि हर कोई से रूबरू होता है। और हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका अभिनंदन स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर संजीत कुमार, पशु चिकित्सक पदाधिकारी हैं आप, भागलपुर बांका वन प्रमंडल से जुड़े हुए हैं। आप पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार से में संबंध है आपका। आप चिकित्सा के क्षेत्र में आपका काफी नाम है, खासकर पशु पक्षियों के चिकित्सक में आप दिन रात लगे रहते हैं। खासकर अगर हम गरुड़ संरक्षण की बात करें, गरुड़ कदवा में, तो उनके इलाज में आप काफी तत्पर रहते हैं। बिहार में के साथ साथ आप झारखंड से भी जुड़े रहे हुए हैं। कई जिलों में आप जाते हैं और देश भर में जो जहां भी इस तरह की चीजें आती है, आप मदद के लिए आप आगे आ जाते हैं। पिछले ही दिनों आपने एक मैना जिसका आशीष कुमार जो छपरा के हैं, महरौरा के हैं, वो घायल, बिजली के झटके से मैना घायल हो गई थी। आपके सुझाव से उस पर हम बात करेंगे। उस मैना की जान बच गई और मैना खुले आसमान में उड़ चली। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं आज के। जी, मैं बात कर रहा हूं श्री ज्ञान चंद्र ज्ञानी जी का। आप शिक्षक भी हैं, साथ ही पक्षी संरक्षक भी हैं, प्रेमी हैं और गंगा पहरी है। गंगा पहरी का ताल्लुकात इसलिए कि गंगा का जो किनारा है, डॉल्फिन, भागलपुर का जो डॉल्फिन संरक्षण के तौर पर जाना जाता है, डॉल्फिन के जाना जाता है, और साथ ही प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। मैं इनके कई पोस्ट को फेसबुक पर देख रहा था। कई पक्षियों को उन्होंने रेस्क्यू किया है, उन्हें बचाया है, उनका संरक्षण किया है। काफी नाम है, अजगर हो या विषैला सांप हो, उसके बचाने के लिए श्री ज्ञानी जी दौड़े चले आते हैं, दिन और रात नहीं देखते हैं, आंधी और तूफान नहीं देखते हैं। इनका काम बोलता है, इनका नाम बोलता है। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हम चलते हैं, ज्यादा समय न लेते, क्योंकि दर्शकों, हम आपसे माफी भी चाहेंगे कि कुछ तकनीकी कारण से हम 11:30 बजे इस लाइव कार्यक्रम को शुरू नहीं कर पाए। तकनीकी वजह से हम इसे 12:35 में आपके सामने लेकर आए हैं। और चलते सीधे हम अपने आज के खास मेहमान डॉक्टर संजीत कुमार जी के पास, पशु चिकित्सक पदाधिकारी के पास चलते हैं। पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करने के पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास कई सवाल आ चुके थे। जैसे हमारे साथ बेंगलोर के शुभम कुमार का एक सवाल आ गया था कि पक्षियों को बिजली से झटका लगने पर क्या करें, कैसे उन्हें बचाएं। दूसरा एक सवाल आ गया था, सोनू कुमार छपरा से हैं, काफी सक्रिय रहते हैं पक्षियों के संरक्षण को लेकर।
कि उनका बड़ा रोचक सवाल है कि गर्मियों के में जो मौसम होता है, घर में पंखे चलते हैं, गौरैया जैसी कई छोटी चिड़िया घर में प्रवेश कर जाती है और पंखे की चपेट में आने के बाद वो घायल हो जाती है, उसका कैसे उपचार करेंगे? वहीं पर दिल्ली से आकाश दत्त का एक सवाल है कि जानवरों से घायल होने पर, जख्मी होने पर हम कैसे उनका उपचार करें? बड़ा सहज सवाल है। पक्षियों के बच्चों को अगर हम खाना दें, क्या खाना दें? वही कई कई बार घोंसले से पक्षी नीचे गिर जाते हैं। आज सुबह मैं देख रहा था एक पोस्ट, ज्ञानी जी दो छोटे छोटे बच्चों को, चिड़ियों के बच्चों को खाना खिला रहे थे चम्मच से। मैं उनके पास भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब के पास चलूंगा। ये सवाल तो अनिकेत राज मरहौरा से। तो डॉक्टर साहब, ये तमाम सवाल हैं और सवाल ये है कि पक्षियों को घायल होने के कई वजह हो सकती हैं। बिजली के तार पर बैठती हैं, उससे घायल हो सकती हैं, पंखे की चपेट में आने के घायल हो सकती हैं, हमलावर पक्षियों के हमले से वो घायल हो सकती हैं, साथ ही बिल्ली के झपट्टे से घायल हो सकती हैं, और कभी कभी उड़ते हुए जो चिड़िया आपस में अटखेलियां करती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं, उससे भी वो घायल हो सकती हैं। और जब उड़ते हुए तेजी से जब चलती हैं तो उनके सामने जो मेट्रो कल्चर है, अपार्टमेंट कल्चर है, वहां पर शीशों की खिड़कियां लगी रहती हैं, उससे वो टकरा जाती है। डॉक्टर साहब, कैसे उपचार करेंगे? और खासकर मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि घरेलू उपचार पर ज्यादा फोकस हो, क्योंकि जब इंसान घायल होता है तो हम उसे अस्पताल पहुंचाते हैं, तमाम चीजें उपलब्ध होती है, लेकिन चिड़ियों के लिए तत्काल कैसे उसकी जान बचाया जाए, क्योंकि ये घर के आसपास पड़ी मिलती हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजीव कुमार जी। थैंक यू भैया इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। क्वेश्चन लगभग सारे एक ही हैं। हर एक क्वेश्चन में एक ही है कि पक्षी घायल हो गया, घायल है, घाव है, उसे प्रॉब्लम जी है। जी जी। तो उसमें से एक सवाल, जो पहला सवाल था, बिजली का करंट लगना। तो बिजली जब करंट चिड़िया को लग जाता है, जैसे हम लोगों का यहाँ पे कदवा दियारा में है और अनकवर्ड वाइड है, तो बहुत सारे गरुड़ के बच्चे या बड़ा गरुड़ एडल्ट जो है, ये पिछले बार इसी साल 2-3 कैजुअलिटी हो चुका है। तो होता क्या है, जब करंट लग गया है किसी चिड़िया को, तो पहला नंबर तो एक तो गिरी वहाँ पे, और जहाँ पे घाव हुआ, जहाँ पे घाव है, तो पहले तो अगर ब्लीडिंग हो रहा है, करंट लगने से ब्लीडिंग हो सकता है, या गिरने के बाद अगर पैर वहां से नीचे गिरा, फिर उस पर कुत्ता झपट्टा मार दिया, जो भी स्टे डॉग है, तो उस पे डिपेंड करता है कि हम उसका क्या करें। तो सबसे जो बेसिक चीज है, अगर कोई पक्षी घायल हो, सबसे पहले तो जो उसका है वाटर कंटेंट, बॉडी का हाइड्रेशन हम करेंगे, क्योंकि जब भी करंट का शॉक होता है, इलेक्ट्रिकेशन होता है, उसमें मिनरल्स का जो है डिसबैलेंस हो जाता है शरीर में। तो सबसे पहले घरेलू उपचार ही इसमें संभव है, इसलिए कि बर्ड कहीं घायल हुआ, मान ली कहीं वेटनरी हॉस्पिटल है, वहाँ ले जा के दरमियान 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा का समय लग सकता है। और हो सकता है कि जो पशु पक्षी प्रेमी देखे हों, उनके पास समय नहीं, लेकिन घर में उसका सारा चीज अवेलेबल है। तो थोड़ा सा पानी लेकर के चीनी और नमक का घोल बना लें, और कितना साइज का चिड़िया है अनुमान लगा करके उतना पानी उसके चोंच में डाल दें। पहला चीज, अगर हो सके तो मल्टीविटामिन का भाइल आता है, पोलिवियन, निरोवियन, 4-5 रुपया का, जो कि हर एक दुकान में मिल जाता है, उसको फोड़ करके बस 2-4 बूंद उसके चोंच में डाल दें। तो उससे क्या होता है कि जो एक शॉक था बर्ड को करंट लगने से या घायल होने से, उसको रिकवरी करने में उसको आसानी हो जाता है। उसको बोलते हैं कन्वलेसेंट पीरियड, बहुत फास्ट रिकवरी कर जाता है। और दूसरा चीज, जो भी पक्षी है वाइल्ड है, सारे वाइल्ड है, डोमेस्टिकेटेड नहीं है, तो इसलिए हम उसको कम से कम उसके संसर्ग में रहें। कम से कम संसर्ग में रहने का है कि हम उसका इलाज कर दिए, उसको फ्री छोड़ दिए। ऐसा नहीं हो कि हम अपना हाथ में लेके रखे हुए हैं
प्यार हम दे रहे हैं, तो चिड़िया क्या समझ रही है कि हमको कोई प्रीडेटर पकड़े हुए है। अच्छा। वो हार्ट बीट उसका बढ़ जाएगा, और उसका जी, जो जी। इमरजेंसी हार्मोन है वो सिक्रेट होगा। तो हम चाह रहे हैं उसका भला करना, लेकिन हो जा रहा है उल्टा। इसीलिए कभी भी वाइल्ड एनिमल मिले, बर्ड मिले, तो जस्ट नमक पानी का घोल, और घाव के स्थान पे घर में हल्दी है, हल्दी लगा दिए। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो घर में फिटकरी रहता है, फिटकरी को थोड़ा सा अगर ब्लीडिंग के स्थान पे, घाव के स्थान पर, जैसे हम लोग सेविंग करते हैं तो जी, बहुत लोगों के पास फिटकरी है, फिटकरी लगा, उससे भी ब्लीडिंग, एलम है वो, जी, कोगुलेशन वो करा देता है, ब्लीडिंग बंद हो गया। अगर उससे भी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा तो घर में जो भी कपड़ा साफ है, जी, अगर साफ कपड़ा नहीं है तो जी, पतला कपड़ा को, मतलब वो कैंची से काट करके, फिर घर में डिटॉल होता है, स्पिरिट रहता है, उसमें भिंगा करके उसको थोड़ा सा, उसको बांध दिया जाता है, बांध देना चाहिए, और उसको थोड़ा सा खुला वातावरण में छोड़ना चाहिए ताकि वो इजी फील करे। ऐसा नहीं कि हम लाए और हाथ में रखे हुए हैं बर्ड को, और उससे क्या है कि उसमें डर पैदा रहता है हमेशा बना हुआ। या फिर बल्ब के दुकान से गए, एक बड़ा सा कार्टून ले लिया, कार्टून में रख दिए, और हमेशा उड़ने का कोशिश करेगा चिड़िया। अगर उसका पंख भी टूटा हुआ है, जो हम देखे हैं एक नहीं सैकड़ों चिड़िया में, हमेशा वो चाहेगा कि हम उड़ जाए, लेकिन उसका अगर पंख में है तो उड़ नहीं पाएगा। इसलिए हम उसको जो है कार्टून में दे करके ऊपर से पैक करके छेदा करके, ताकि वो ज्यादा डैमेज नहीं हो। अगर उसका हड्डी टूट गया है तो फिर तो हॉस्पिटल के बिना उसका कोई उपाय है नहीं। और दूसरा था कि गर्मी के दिनों में सीलिंग फैन, जो चिड़िया घायल हो जाती है, जी, सेम अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में, कि यहाँ पे बहुत सारे नावें चलती हैं जिसमें प्रोपेलर गार्ड नहीं होता। प्रोपेलर जो मशीन लगा हुआ है उसका गार्ड नहीं, मतलब एक जाली। जी, तो जैसे फैन है, जिस जहाँ पे गोरैया, अब मेरे घर में गोरैया रह रही है, अगर हमको पक्षी से प्रेम है, हम क्या करेंगे, बिल्डिंग वाले उसको बुला करके एक गार्ड टाइप से बना दें। अच्छा। जैसे ट्रेन में जो रहता है, ट्रेन में पंखा हुँ, या टेबल फैन होता है, हुँ, टेबल फैन में एक तार का रहता है जाली, सब लोग देखे होंगे। अगर उस तरह से अपना सीलिंग फैन में हम गार्ड कर दें, या अगर जी, गोरैया घर में है तो हम वॉल हैंगिंग फैन लगा सकते हैं सीलिंग फैन के स्थान पे, तो इंजरी नहीं होगा, जी, क्योंकि बर्ड उसमें अंदर जा नहीं सकता है। अगर इंजरी हो गया तो जो बताया, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग को चेक कर लेना है, और अगर घर में हल्दी है तो हल्दी का एक पेस्ट बना करके उसको घाव पे लगा दीजिए, है ना। हमेशा उसको खुले में छोड़िए जितना हो सके। अगर बहुत ज्यादा इंजरी है तभी हम कार्टून में रखेंगे, रखना चाहिए, नहीं तो हम खुले में उसको छोड़ेंगे, घर का जो बैकयार्ड है पीछे है वहां पे जाके रख देंगे। और अगर इंजरी से बचना है तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। तो ठीक है। हाँ, और उसके बाद था कि बच्चों को खाना में क्या दिया जाए, जैसे घोंसला से कुछ बच्चा गिर गया, तो ये तो निर्भर करता है कि वो किस प्रजाति का है। पहले तो बर्ड का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, शाकाहारी है, मांसाहारी है। अगर शाकाहारी है, पहले उसका फूड हैबिट में जाएंगे, उसका स्टडी करेंगे गूगल में जा करके, या एक्सपर्ट से बात करके कि बर्ड है, फोटो शेयर करके, फिर हम उसका खाना निर्धारण करेंगे कि उसको क्या मिलना चाहिए। और जानवर आपस में लड़ाई कर लेता है, बर्ड आपस में कर लेता है, तो सेम वही है, इंजुरी है। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जरूरी है, अगर हम घायल पक्षी कहीं जा रहे हैं दिख गया, तो सबसे जरूरी है उसको पकड़े कैसे है। वो भी हैंडलिंग जो है सही से होना चाहिए। जैसे मेरे पास एक बोतल है अभी, समझ गए कि ये उसका नेक है, आगे बीक है, इसको इस तरह से दोनों उंगली से इस तरह से पकड़ेंगे। कुछ बर्ड जो है बाइट भी करता है, जैसे बारबेट का रहेगा तो बहुत चोंच मारेगा वो, तो हुँ, उससे घबराना नहीं है, कोई ज्यादा घायल कुछ नहीं होता, हल्का सा चोंच से अपना इस तरह से पकड़ के, है ना, इस तरह से पकड़ के आराम से, या फिर उसका पैड से पकड़ते हैं, जिसका अगर पंजा है नुकीला है तो
पैर पैर से नीचे उंगली करके बढ़ रहा था, तो हम बता पाते हैं कि उसको कैसे पकड़ना है। तो कहने का यहाँ पे मोटा मोटा यही है कि जो सामान्य लोग कर सकते हैं, हैंडलिंग ऐसा हो कि ना ज़्यादा प्रेशर पड़े और ना लूज से रहे। बोला भी, कहावत भी है, चिड़िया की तरह पकड़िए, जोर से पकड़िएगा तो चिड़िया मर जाएगी, लूज सही बात कीजिएगा है। तो मर जाएगी। बस यही मतलब मोटा मोटा है कि हम उसको ये ध्यान दें कि बहुत छोटा जीव है वो। बहुत सारे बर्ड 20-30 ग्राम के होते हैं, है ना, तो बहुत छोटा बर्ड है, उसको हैंडलिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। और उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि इसको इंजुरी कहाँ पे है। पंख को थोड़ा सा वो करके देखेंगे तो पंख में कहीं दाग तो नहीं है इंजुरी का। अगर है तो हम हल्दी का लेप बना के रखेंगे, या तुरंत बन जाएगा। घर में तो पाउडर है सबके पास, अब तो गया कि हल्दी, हाँ पाउडर ही रहता है सबके घर में, है ना। छोटा सा वो टेबल पे भी रख के 10 बूंद पानी दे करके तुरंत पेस्ट बना लेंगे, जहाँ जहाँ होगा वहाँ हम लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे अगर ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग होगा तो दिख जाएगा हमको। तो ब्लीडिंग के लिए सबसे अच्छा घर में फिटकरी है। जैसे सेविंग में हम लोग का कट जाता है तो फिटकरी लगाते हैं, तो सेम चीज वहाँ भी है। अगर ब्लीडिंग हो रहा है, हल्का फिटकरी दे देंगे। अगर ज्यादा है तो फिर बैंडेज जो घर में कपड़ा बता है उसे कर देंगे। और खाने के लिए तो बर्ड आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। शाकाहारी है, मांसाहारी है, क्या चीज पसंद करता है ना। जैसे अगर मांसाहारी है, अगर कुछ नहीं मिला तो घर के पीछे या आसपास में अर्थवर्म मिल जाता है आराम से, जो ज्ञानी जी करते रहते हैं। हाँ, आज मैंने देखा था। हाँ, तो अर्थवर्म अगर दे दिए, है ना, तो टेस्टी भी है ना, आराम से मिल जाता है। हाँ? अगर हम कीट पतंग पकड़ेंगे तो हो सकता है नहीं मिले, लेकिन अगर हम खुरपी लेकर के आसपास देखें पानी जहाँ मिल जाएगा अर्थवर्म, तो उसको हम दे सकते हैं। अगर वो खाने लायक है तो अपने से खाए, ज्यादा अच्छा है। अपने चोंच से खाए, जो प्राकृतिक उसका खाने का है उसे खाए। और अगर खाने में सक्षम है फिर उसका चोंच में हम असिस्ट करके उसको खाना दे देंगे। या फिर मांसाहारी है तो अंडा अगर मिल जाता है, तो अंडा को फोड़ करके अंडा भी उसके मुंह में सिरिंज से, जैसे जो भी एग यॉक और एल्ब्यूमिन को मिला करके सिरिंज में घिंच करके धीरे धीरे उसको दे सकते हैं। या फिर अंडा खरीदने में पैसा लग रहा है तो हर एक जगह ब्रॉयलर का कटिंग हो रहा है, ब्रॉयलर मुर्गा का वो मिलता रहता है, वहाँ का जो ओफल है, हाथ है, वहां से जाएंगे आराम से, एक पॉलिथीन में लेके आइए, उसको पहले साफ करके थोड़ा मिक्स करके, मैंने अगर छोटी चिड़िया है तो छोटा छोटा टुकड़ा बना करके उसको पिक कर करके उसको मुंह दीजिए। तो हमको इसमें अगर इच्छा हो तो घर में ही सारा चीज अवेलेबल है, मांसाहारी शाकाहारी। अगर शाकाहारी है तो उसके अनुसार पास में जो भी चीजें हैं, सब्जी सब लोगों के घर में है। चना नहीं है तो चना का दाल है, चना का दाल को हल्का सा भिगो करके उसको दे सकते हैं। और कोई सवाल? हमको लगता है कि नहीं तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बहुत सही कहा कि आप जिस तरह से एक चिड़िया जो मिलती है, अमूमन आम लोगों को जो चिड़िया घायल अवस्था मिल जाती है, आपने जो प्राइमरी प्राथमिक उपचार की बात बता दी, और अगर गंभीर रूप से घायल है तो हड्डी टूट गई है तो अस्पताल तो ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज आपने बहुत सही कहा कि अगर गंभीर जख्म है, ज्यादा जख्म है, तो उस पर आप टेप लगा दें। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत कपड़े कुछ ज्यादा मतलब मजबूत से बहुत लपेट देते हैं, और ऐसे में चिड़िया वो उड़ नहीं पाती और चिड़िया को उड़ने में दिक्कत होती है। आपने बहुत कहा कि पतले मतलब बहुत पतला लगाएं, अगर जरूरत पड़े तो, नहीं तो आप उसे छोड़ दें, क्योंकि फिर उसके पैर में अगर कुछ लगा होगा तो उड़ नहीं पाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात आपने ये कहा कि चिड़िया को पकड़ने की बात, मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के डॉक्टर समीर कुमार सिन्हा से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे यही एक बात बताई थी कि जब चिड़ियों को घायल अवस्था में किसी चिड़ियों को हम पकड़ते हैं या घर में कोई चिड़िया घुस जाती है तो लोग उसको अपने पकड़ने का एक तरीका बताएं। मैं ज्ञानी जी के पास आऊंगा इसी बात को लेकर, बहुत सारे रेस्क्यू करते रहते हैं। तो आपने कहा कि चिड़िया को पकड़ती है उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, पकड़ना नहीं चाहिए, ज्यादा से उसे डिस्टेंस बना कर रखें, कार्टून में रखें। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, सलाह दिया लोगों को। लेकिन एक सलाह मुझे ये भी उन्होंने बताया कि जैसे कोई इस तरह की कोई घायल चिड़िया मिलती है तो आप उसके आंखों के आगे, एक आंख, उसकी आंखों के आगे थोड़ा कपड़ा डाल दें,
उससे क्या होता है कि उसके हार्ट बीट जो है वो रुक जाता है। मैं ज्ञानी जी से जानना चाहूंगा कि क्या ये जो डॉक्टर समीर सिन्हा जी ने मुझे बताया था, मैंने कई बार एक बार अपने घर में भी देखा, पट्टू के एक बच्चा आ गया था, मैंने उसके आंखों के आगे हाथ रख दिया तो वो शांत हो गया था। तो कैसे कैसे आप डॉक्टर साहब तो इलाज बता दिए, कैसे आप इतने रेस्क्यू करते हैं, आप कदवा में गरुड़ का रेस्क्यू करते हैं, तमाम चिड़ियों का आपका फेसबुक पोस्ट देखने से पता चलता है कि दिन रात आप लगे रहते हैं। आप केचुआ खिला रहे थे 2 चिड़िए को, तो जरूर जो है कि वो शाकाहारी मांसाहारी को देखते हुए करते हैं। तो आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि आप कैसे बचाते हैं और बचाने के पीछे आपकी मंशा क्या रहती है, ज्ञानी जी? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आपने इतने बड़े मंच पर या फेसबुक लाइव पर हमें इस लायक समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने यहाँ लगभग बातें बताई और इससे भी पहले हम जोड़ना चाहेंगे और उससे भी पहले एक बात हम कहना चाहेंगे ये आम लोगों से भी कि हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो अपने माता पिता या भाई बहन या अपने परिवार के लिए करते हैं, और ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें किसी अन्य जीवों के लिए भी थोड़ी सी संवेदना हमारे दिल में बची हो। यानी हमें संवेदनशील होना होगा अपने आसपास के जीवों के प्रति, तभी तो हमें दिखेगा कि ये घायल है तो आखिर इसका इलाज होना चाहिए, ये जीव संकट में है तो इसको बचाना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि जैसे घायल पक्षी, डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ बताया यहाँ, तो जैसे कोई बर्ड अब घायल होता किस किस से है, किस परिस्थिति में, तो हमारे यहाँ जो मकर संक्रांति या वो पतंग वाली वो फेस्टिवल होती है, तो सबसे ज्यादा हमारे देश में उससे जो चाइनीज मांझा है या जो हम घर में ही ऐसा करते हैं कांच पीस कर या कुछ जो भी होता है, तो उस मांझे पर प्रतिबंध लगाया जा सके, और प्रतिबंध लगाने से भी ज्यादा बेहतर है कि हम अपने आसपास आम लोगों को, लड़कों को, बच्चों को जागरूक करें कि आप चाइनीज मांझा का इस्तेमाल मत करो। अब फिर आती है बात कि जो छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे लगभग ऐसे तो गिरते नहीं हैं, वो आंधी में ही गिर सकते हैं, वो अलग चीज है। अब कि जो घायल है, जिसका ज्यादा ब्लडिंग हो रहा है, तो हम एक दो बात कहना चाहेंगे। अगर ब्लड नहीं रुक रहा है तो वहाँ आइस क्यूब का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, और अगर हम वहाँ हल्दी भी लगा दिए, सारा कुछ हमने ट्रीटमेंट कर दिया, या जो बीटाडिन वगैरह है वो हमने डाल दिया, तो अब है क्या, पक्षी तो फड़फड़ाएगा ही। अगर उसका एक डैना या कोई पंख पैर या कुछ कट गया हो, तो हम उसमें सारा ट्रीटमेंट के बाद तो वह फड़फड़ाना या भागना चाहेगा, क्योंकि वो वाइल्ड है, जंगली है, कोई हमारा रिश्तेदार या परिवार तो है नहीं। तो हम उसके लिए एक निदान निकाल सकते हैं कि छोटा बड़ा मोजा जो हम पैर में पहनते हैं, मोजा पक्षी के साइज के हिसाब से छोटा बड़ा ले सकते हैं। हमारे घर में ऐसे बेकार पड़े बहुत सारे मोजे होते हैं, या अगर हम पक्षियों का संरक्षण करते हैं, घायलों का इलाज करते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे चीज हमें रखने चाहिए कि हम कौन सा ऐसा चीज रखें जो पक्षियों के इलाज में सहायक हो सकता है। तो मोजा काटकर उसको गर्दन की तरफ से ऐसे हम पहना सकते हैं और पैर से निकाल सकते हैं, जहाँ पैर और गर्दन उसका दोनों भाग सिर्फ फ्री रहना चाहिए। तत्पश्चात आप 3 से 4 दिन के बाद आप उसको खोल दें। और जहाँ तक घरेलू उपचार की बात है, तो दूब, जिसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा में दुबड़ी कहते हैं, उसका रस निकालकर अगर घाव पर दिया जाए तो पुराने जख्म भी मतलब ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और एक चीज है डॉक्टर साहब ने बताई कि हल्दी में पानी, लेकिन हम जो अक्सर ऐसा करते हैं कि हल्दी में शुद्ध सरसों का तेल वो मिलाकर पेस्ट बनाते हैं और वही हम उसके ऊपर लेप लगाते हैं। और फिर है कि अब मान लिया जाए कि हम पक्षी का हमने इलाज भी कर लिया, हमने उसके पंख के ऊपर बॉडी में मोजे भी लगा दिए, अब इसको रखना कहाँ है, तो ज्यादा तो छेड़छाड़ करना है नहीं, यानी उसको ज्यादा से ज्यादा एकांत में रखना चाहिए। उसके बाद बात आती है फीडिंग की, अब वो शाकाहारी है क्या है या मांसाहारी है। फिर बात आती है कि अब इसको रखना बचाना कैसे है, तो अगर कोई घायल पक्षी है तो वहां चींटी भी आ सकता है, दूसरा बिल्ली भी आ सकती है, तीसरा चूहा, बिल्ली से भी ज्यादा खतरनाक हमारे घर में जो भी पेट्स एनिमल है या ऐसे चीज, चूहा सबसे ज्यादा आक्रामक होता है।
वह तुरंत उसको खा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। यानी जिसको हम बचाना चाह रहे थे वो आपके सुरक्षा में ही वो मर सकता है। जी। और सर छोटे बच्चे, जी 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 सर, बोला जाए सर। नहीं बोला जाए, हम यहाँ पे एक चीज सर और सर जो है, जैसे हल्दी जी में जी देखिए बेसिक थोड़ा सा हमको टेक्निकल में जाना पड़ रहा है यहाँ पे। जी और जी जी। तो एक क्वेश्चन था कि आंख पे पट्टी, तो हाँ, हम ओ मतलब हाँ बैक नहीं टू पट्टी बेसिक नहीं, चलेंगे। अब बस आँख आँख के आगे हाँ रख जो देना भी चाहिए कुछ। हाँ हाँ, हाँ जो जी भी जी है, जी तो उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि हम लोगों का 5 सेंस है, 5 सेंस है, जी, और डर भय जो भी है हाँ, यही हाँ, सेंस मेरे मस्तिष्क तक जाता है। जाता है। जैसे हाँ, जैसे हम किसी चीज का रेस्क्यू करते हैं, तो एक तो टच हो गया, मिनिमम हो गया, एक सेंस हम पहले बोल दिए टच नहीं करना है ज्यादा। दूसरा है आई, वो सही बताए, हाँ, अगर हम एक और सेंस को ब्लॉक करते हैं तो ब्रेन हाँ, तक हाँ, सिग्नल डर का नहीं जाएगा। अच्छा, तीसरा है स्मेल, एग्जैक्टली। जो हम फंडामेंटल पे आ रहे हैं, नॉट ओनली बिल्कुल, आई। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। जितने जी, सेंस को हम ब्लॉक कर सकते हैं, जितने सेंस को हम क्या बोलते हैं सिमुलेट कर सकते हैं उसके प्राकृतिक परिवेश के अनुसार, या फिर जैसे आंख हो गया, आंख में हाथ रख दिए, या फिर हम लोग जैसे टाइगर का रेस्क्यू होता है तो सबसे पहले ट्रैंकुलाइज के बाद आंख पे पट्टी लगना चाहिए। या फिर गरुड़ को हम रिलीज करते हैं, जैसे हम उसको करते हैं छोड़ते तो हैं। उसमें हाँ छोड़ते हैं तो उसको आंख में पट्टी लगा के ले जाना रहता है, ताकि वो आसपास देखते हुए नहीं जाए, डरते हुए नहीं जाए। एक सेंस अच्छा, हम उसको कर दिए। दूसरा है टच, अगर कम किए दूसरा सेंस हो गया। तीसरा स्मेल, कुछ हम बर्ड को ऐसे जगह ना रखें जहां उसको हुँ, कुछ और स्मेल आ रहा हो। खुले वातावरण में रखेंगे तो जो उसका खुला वातावरण है ये हो गया। तो इस तरह से अगर सेंस को समझेंगे, 5 सेंस को, तो हो जी, जाएगा। तो हम बढ़िया से बढ़िया उसको जो है डर से भयमुक्त वातावरण प्रदान कर सकते हैं घायल चिड़िया को। और उसके बाद था कि हल्दी में मस्टर्ड का ऑयल, इसमें जी भी जी जी थोड़ा टेक्निकल हम जोड़ना चाहेंगे कि जी जी। दवाई 2 तरह की होती है जो भी हम लगाते हैं मलहम, एक होता है ऑयल बेस्ड, एक होता है वाटर बेस्ड, ओ यानी पानी में थैंक यू घुलनशील, थैंक यू। और एक वायल में फाइट में चर्बी में घुलनशील जो है। अगर हम तेल वाला देते हैं मस्टर्ड ऑयल में, तो जो उसका टर्मेरॉन है, टर्मेरिक जो है हल्दी, उसका जो फाइटो एक्टिव केमिकल है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं 3-4 साल डाबर में भी काम किया हुआ हूँ, अच्छा, अच्छा, प्राइवेट हाँ, कंपनी में। तो उसका जो जी, फाइटो एक्टिव इंग्रेडिएंट है टर्मेरॉन है। हुँ, टर्मेरॉन जो है इट्स इजिली सोलेबल इन वाटर। अगर इजिली सोलेबल है तो इजिली एब्जॉर्ब होगा चिड़िया के जहाँ जख्म के स्थान पे। जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा उतना अच्छा इफेक्ट होगा। अगर हम ऑयल में देते हैं, ऑयल तो मेरा वहाँ स्टे कर जाएगा, घाव के स्थान पे अगर ऑयल के साथ देते हैं तो टर्मेरॉन एब्जॉर्ब हो गया, ऑयल वहाँ पे रह गया। अगर हम फिर कुछ केमिकल लगाते हैं या मेडिसिन लगाते हैं, हाँ, हमको फिर ऑयल बेस्ड ही जाना पड़ेगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन जो है रुक जाता है। अगर हम वाटर बेस्ड करते हैं तो जो केमिकल फाइटो एक्टिव इंग्रेडिएंट है टर्मेरिक का टर्मेरॉन या और जो फाइटो एक्टिव है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर जब दोबारा लगाएंगे तो फिर एब्जॉर्ब होगा। ऑयल देने से क्या होता है, एक थोड़ा सा डिस्टरबेंस पैदा होता है, मतलब जैसे एक घायल उसका पैर है, यहाँ पे लगा दिए ऑयल, फिर जब लगाएंगे तो एब्जॉर्ब कम होगा। तो ज्ञानी जी थोड़ा सा इसमें वो है, काम दोनों करेगा, काम दोनों करेगा, एक बेहतर करेगा, ये भी करेगा। हल्दी लगा दिए तो हल्दी अपना काम करेगा, लेकिन जब दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार हम लगाएंगे उसमें, तो ऑयल बेस्ड में क्या है, एक थोड़ा बीच में रुकावट सा आ जाता है एब्जॉर्प्शन में। वाटर बेस्ड करेंगे तो वॉश भी इजी हो जाएगा, वुंड का क्लीनिंग भी आसान होगा। वुंड का सबसे बेस्ट चीज होता है क्लीनिंग, वुंड क्लीनिंग। अगर ऑयल बेस्ड करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, वाटर बेस्ड करेंगे इजी क्लीन होगा मेरा। मान लिया कि 2 दिन इलाज किए हम, उसके बाद कुछ उसमें आ गया, उसमें डेब्रिज हो गया या इस तरह का आया, तो अगर वाटर बेस्ड हम लगा रहे हैं तो इजी क्लीन होगा। अगर ऑयल बेस्ड है
तो फिर वाइल को थोड़ा सा क्लीन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हाँ, अक्सर डॉक्टर साहब ये एलोपैथ के भी डॉक्टर बोलते हैं कि घाव को पानी से आप साफ करें और उसके बाद बढ़िया से साफ करके फिर दवा लगाएं। कोई बात नहीं, ज्ञानी जी, डॉक्टर साहब का जो सुझाव एक तकनीकी सुझाव के तौर पर इसे देखना होगा और देखना चाहिए भी कि अगर जिससे पक्षी को ज्यादा फायदा हो उसे अडॉप्ट करना चाहिए। हम चाहेंगे आपसे कि आप दिन रात का ये काम करते रहते हैं, संरक्षण में लगे रहते हैं, तो क्या आपको कैसे आप इसे जुड़े? ये संरक्षण का जो सवाल आपके सामने आया, पक्षियों को बचाने का जो सवाल आया, कैसे आया आपके जहन में? ये तो बहुत ये मेरे ख्याल से शायद अगर हम इसको शुरू से देखें तो शायद मैं संरक्षण करने में शायद तीसरी पीढ़ी हूँ। हमने अपने नाना जी के बारे में सुना हुआ था कि वो पशु पक्षियों या वनस्पतियों के प्रति ज्यादा बेहद लगाव रखा करते थे। फिर हमने बचपन से अपनी माँ को देखा जी, और फिर हम तो बचपन से इस चीज में जुड़ गए। और यह किसी के लिए भी होना चाहिए कि अगर हमें शुद्ध वातावरण चाहिए, शुद्ध पर्यावरण चाहिए, तो उसमें जितने सारे जीव निवास करने वाले जीव हैं उनकी भी कुशलता का ख्याल हमें रखना होगा। सिर्फ हमारा कुशल क्षेम जानना, यानी इंसानों का इंसानों से गुड नाइट या गुड मॉर्निंग करने से सभी जीवों का गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, नहीं होगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए कि हमारे आसपास जितने भी जीव हैं और खास करके पालतू के अलावे अक्सर हम अपने टॉमी या पप्पी, जिसका बहुत सारा नाम होता है, सोना मोना भी नाम होता है, तो हमें उस सोना मोना से निकलकर वाइल्ड एनिमल में जो जंगली जीव हैं, जिसको हम जानवर कह देते हैं अक्सर, उनके प्रति संवेदना हमें बढ़ानी होगी। बढ़ानी नहीं, सहज प्रवृत्ति हमें हमारी सहज वृत्ति या प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए जंगली जीवों पर। और इसका कारण क्या, ये तो आप सभी जानते हैं। अब हमारे उतने चाहे हमारे देश में भी अब उतनी निरक्षरता नहीं रही है। हम लोग भी समझ रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण संरक्षण क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है, ये सारी बातें तो अब हम समझ रहे हैं। तो फिर लेकिन ज्ञानी जी, जैसे से आपकी कई पीढ़ी आपकी इस पक्षियों के संरक्षण से जुड़ी हुई है, इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं। अभी एक खबर आई थी कि पर्यावरण में जो प्रदूषण का जो ये पैमाना होगा वो हमें बताएगा कि हम प्रदूषित हो गए हैं। अब भाई प्रदूषित हो गए बता देगा, लेकिन उससे बचना कैसे है? पेड़ कट रहे हैं, जंगल बर्बाद हो रहा है, पक्षियों को बगेरी के नाम पर हम गोरैया को मार के खा जा रहे हैं। तो आप जिस तरह से संरक्षण में लगे हुए हैं, संवेदना का जो सवाल आपने उठाया है, इस संवेदना का मैसेज आपने जो दिया है, वो मैसेज आप किस रूप से देना देखते हैं आप उसको? सबसे पहले तो सर, संवेदना है क्या है? संवेदना तो सीधी सी बात है कि किसी भी जीवों के प्रति एक सहानुभूति, यानी उनका कष्ट हमारा कष्ट, यानी उनका दुख और सुख हमारा भी होना चाहिए। तो ये होगा कहाँ से? हकीकत में जो हमारा जीने का तरीका है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। चेंज क्या हो रहा है, उसमें बदलाव क्या है कि हम मशीनों के ऊपर ज्यादा हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। तो मशीनों से, जब मशीनों के ऊपर, यानी जैसे लैपटॉप, टीवी, वीडियो गेम, बहुत सारा चीजें, तो इससे हो क्या रहा है कि हमारी निर्भरता ज्यों-ज्यों मशीनों के ऊपर ज्यादा बढ़ेगी त्यों-त्यों हम प्रकृति से दूर होंगे। पहले इसका उदाहरण है कि हम पहले कौवे की बात समझते थे कि कौवा अगर आंगन में बोल रहा है तो भाई कोई मेहमान आने वाले हैं। लेकिन अब तो वहां की निर्भरता, यानी प्रकृति, जो प्राकृतिक चीजें थी, पहले हम छाया देखकर समय की बात करते थे, अब तो वो सारी बातें रही नहीं। तो इस तरह से कई सारी बातें हैं जिसको हम छोड़ते चल रहे हैं। पहले हम पीपल को भी पूछते थे, पीपल को काटना या तुलसी को कहीं से उखाड़ कर फेंक देना किसी ऐसे अन्यत्र जगह पर हम इसको पाप समझते थे। तो पाप पुण्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, बात हम यह कर रहे हैं कि जिन चीजों को सहेजना चाहिए, आखिर ये हमें समझ हमारे अंदर कब विकसित होगी कि आखिर सहेजना क्यों चाहिए। पहले हमने गिद्ध को सहेजा हुआ था। जब हमारे यहाँ गिद्ध हुआ करते थे तो बीमारियां भी तो कम थी, क्योंकि वो सड़ा गला तो खाकर सब समझ रहे हैं उस बात को।
लेकिन अभी क्या स्थिति है, जब से गिद्ध नहीं है, कौवा की संख्या निरंतर घटती जा रही है, या हम रासायनिक खाद का प्रयोग या छिड़काव का जब जब प्रयोग करते जा रहे हैं, तो बहुत ऐसे कीट पतंगे, पक्षी, बहुत सारा चीज, चाहे वह जलीय हो स्थलीय हो, सारा इकोसिस्टम वो क्या हो रहा है, वह धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है। तो हम किस ओर जा रहे हैं, यह हमें स्वयं सोचना होगा। जिस तरह से हम लोग LIC करवाते हैं कि भाई जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो हम समझते हैं कि प्रकृति या नेचर से बड़ा कोई LIC नहीं है। तो उस LIC लेने के पहले आप प्रकृति के नाम का जो LIC है, आप इसको भी करवाइए और अपने बच्चों को भी सिखाइए, अपने पड़ोस में सिखाइए। और सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति के बूते की बात नहीं है, यह हमें जन जन तक यह सुनिश्चितता करनी होगी, सुनिश्चित हो जाना होगा कि वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। यानी मैं कहने से भी काम नहीं चलने वाला है। मतलब हाथ से हाथ मिलाकर पक्षी और पर्यावरण संरक्षण की पहल तो करनी चाहिए। और चलते चलते हम एक बार डॉक्टर साहब का फिर चलते हैं, डॉक्टर संजीत कुमार जी के पास। और डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि पक्षियों को जो संरक्षण की बात है, प्रतिबंध बहुत लगा हुआ है हर तमाम चीजों के। अभी जैसे आपने कहा कि मांझा, चाइनीज मांझे को प्रतिबंधित करने की जरूरत है। अब देखेंगे कि कई शहरों में जो है, छोटे हो या बड़े शहरों में, अभी भी पक्षियों को बेचने का सिलसिला जारी है। बेचने का मतलब तोता हो या कोई, मेरे घर पे तोता आते मेरे हाथ से बिस्किट खाता है। कौवा आपने बातचीत की बात है, कौवा मुझसे बातचीत करता है, वो मुझसे बिस्किट देता है और मेरे साथ साथ टहलता भी है, मॉर्निंग वॉक भी करता है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूंगा कि ये संवेदना का भी सवाल ज्ञानी जी ने उठाया, और कई भी 1972 एक्ट के तहत में पशु पक्षियों के संरक्षण का वो बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा उसमें प्रतिबंध कई है। फिर भी खुले में जो चिड़ियों को बेचा जाता है, पक्षियों को बेचा जाता है, उनके साथ जो जुल्म हो रहे हैं, उसको लेकर क्या एक, या फिर जो घायल पक्षी जो है जिसको छोड़ के लोग निकल जाते हैं, संवेदना का सवाल ज्ञानी जी ने उठाया। आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को डॉक्टर साहब? जैसे नियम, कानून, प्रतिबंध, इन चीज़ों से हर एक इतने नियम हैं कि उसका लागू होना। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। बहुत सारे लोग अपने एक्वेरियम में टर्टल को रखते हैं जी, कछुआ को। हाँ। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार शेड्यूल 1 का एनिमल है जी। और अगर कोई आप रख रहे हैं, अगर उस पर कानूनी कार्रवाई हो गई, अगर उस पर ऑफेंस कट गया, तो उसको 7 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है या ऊपर से जुर्माना भी हो सकता है। यहाँ पे बात आ जाती है, नियम बनाने से नहीं होगा जब तक जन जागरूकता, सब लोग नहीं समझेंगे। नियम बन गया, अगर मान ले हम अभी भी नियम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और अगर हम शहर में हर एक घर में जा करके या एक्वेरियम में जो टर्टल कछुआ बेच रहे हैं उसको पकड़ें, आज 7 साल का सजा कर दें, तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि उसको हम जेल करेंगे। वो जो कर रहा है अज्ञानता बस कर रहा है। इसमें डॉक्टर साहब, इसमें वो पढ़ा लिखा वर्ग भी शामिल होता है। अगर हम मान ले कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर शामिल नहीं हो, मैंने कई लोगों को देखा है अपने घर में कछुआ को रखते हैं, पक्षियों को भी बांध के रखते हैं, पिंजरों में रखते हैं। वो ऐसा नहीं को जानते नहीं है। आपने सही कहा कि जागरूकता होनी चाहिए और नियम कानून अपनी जगह। छिपकली जो लाखों करोड़ों में बिकती है, उसको लोग अपने घर पे लोग रखते हैं। पिछले दिनों वन विभाग ने छापा मारकर पकड़ा था, पिछले साल गाय को होटल में पकड़ा था। जी हाँ। तो ये मैं, अब जागरूकता तो एक सवाल है ही। तो ज्ञानी जी, ये मैं चलते चलते मैं आपसे संक्षिप्त जानना चाहूंगा कि संदेश के तौर पे आपने क्या संवेदना का भी सवाल आपने उठाया, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं हम पक्षियों के संरक्षण के बारे में, क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? हम तो आम आदमियों से अपील करना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा कभी भी कोई भी व्यक्ति वो एकांत में कुछ देर के लिए बैठे
और वो एकांत उसका घर होगा। और फिर एक एकांत जहाँ प्रकृति है, जहाँ पारिस्थितिक तंत्र है, जहाँ पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं, वहां बैठे और दोनों के बीच का एक अवलोकन करे, फिर दोनों में विभेद करे कि ज्यादा सुकून देने वाला कौन सा क्षेत्र है। उसका एकांत वाला घर जहाँ एसी है या कूलर, यानी सारी सुविधाएं जिनका वहां घर में है, या वो जगह कि जहाँ पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण है या उस तरह का परिवेश है जिसको हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम जो भी कहते हैं। तो एक सुकून सा मिलता है कि जब हम पेड़ों के पास बैठते हैं, जब हम चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हैं, तो एक सुकून सा मिलता। सुकून क्या है? अब ऐसे तो हर एक आदमी खोज रहा है कि सुकून, कोई धर्मात्माओं के साथ वहां सत्संग में ढूंढ रहे हैं शांति तो उनको कभी मिली नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति प्रकृति के साथ जीने का तरीका जो हमारा सनातन धर्म भी कहता है, अगर आप उस तरह से जीने का फिर से वही शुरू कर दें, तो आपको वो शांति जो आप बाबाओं के पास जा रहे हैं या जो आप ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं या दूसरों से पूछना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में शांति नहीं या सुख नहीं है और समृद्धि फिर अलग चीज हो जाती है। तो कम से कम कुछ नहीं, आप हवा को महसूस करें, आप पानी को महसूस करें, आप पक्षियों को महसूस करें, और सबसे बड़ी बात तो हम जो हवा ले रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं या जो पानी पी रहे हैं, तो वो सारा शुद्ध कहाँ से होगा? यह तभी संभव है जब हमारा इकोसिस्टम स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ कैसे रहेगा? जब हम लोग यह ठानेंगे कि नहीं, उनके बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इकोसिस्टम के लिए सब कुछ जरूरी है और सुकून तभी मिलेगा जब हम उन्हें खुले में छोड़ें। उनका एक अलग सिस्टम है, हमारा एक अलग सिस्टम है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी जब चहचहाहट आप सुनते हैं तो सुकून मिलती है। और कई लोग मुझसे भी सवाल करते हैं कि आप गोरैया पालते हैं, मैं गोरैया मुझे गोरैया दिखना है, मुझे गोरैया चाहिए, मुझे पालना है। मुझे बड़ी हंसी आती है, कई पत्रकार मित्र आते हैं कि गोरैया कहाँ है, बुलाइए थोड़ा। मैं कहता हूं यार वो मेरी दोस्त नहीं है और कुछ नहीं। आपने कहा कि सही कहा कि अगर जीवन में ये बदलाव ला दे, जैसे देखिए सनातन धर्म की बात की, अगर हम धर्म की बात छोड़ दें यहाँ पर, हम ये देखिए कि पहले आम जीवन में इंसान और पशु पक्षियों के बीच एक संबंध हुआ करता था, जल जंगल जमीन से संबंध हुआ करता था। जब कोई पक्षियों के लिए दाने छिटते थे, पशुओं के लिए बचा हुआ घर का खाना देते थे, तो ये व्यवस्था कायम रहती। लेकिन आज वो नहीं है। हम अगर थोड़ा सा एक मुट्ठी अनाज दे दे, एक प्याला चावल दे, थोड़ा सा प्यार दें, लेकिन उन्हें अपना बनाए नहीं, कमरे में बंद न रखे, पिंजरे में बंद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। और हम चलते निशांत रंजन के पास, हमारे पर्यावरण योद्धा के अध्यक्ष हैं निशांत रंजन जी। और निशांत रंजन जी से आग्रह होगा कि आज के हमारे इस खास परिचर्चा में हमारे जो खास दो मेहमान जो ने बड़ी रोचक तथ्यों से अवगत कराया, उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। निशांत रंजन जी। निशांत जी सुन पा रहे हैं मुझे? निशांत जी मुझे सुन पा रहे हैं? निशांत जी अभी नहीं बोल पाऊंगा सर। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, साथियों, मित्रों, आपने आज का ये महत्वपूर्ण परिचर्चा देखा। इस परिचर्चा में दो खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़े। हाँ बताइए जी ज्ञानी जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक। हाँ जी जी। हम अपने एक परिवर्तन की बात कही, तो इस पर हम अपने गांव का ही उदाहरण देना चाहेंगे या अपने ब्लॉक का उदाहरण देना चाहेंगे कि आज से 20 साल पहले हमारे यहाँ बहुत कम पक्षी की प्रजातियां थी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो घुमंतू या बहेलिया वो खुले आम यहाँ पक्षी का शिकार करते थे। लेकिन आज वो अब ऐसी स्थिति नहीं है। पहले कुछ ही प्रजाति हमारे यहाँ शेष रही थी। अब स्थिति ये है कि मैना की 5 प्रजाति, बगुले की 4 प्रजाति, इस तरह से लगभग पक्षियों की कई प्रजातियां हमारे यहाँ है और उसका कुनबा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
ज्ञानी जी मैं यहाँ अकेला जी ज्ञानी जी मैं यहाँ रोकना चाहूंगा इस पे कि आप अपने गांव की बात कर रहे हैं, अपने शहर की बात कर रहे हैं। मैं एक पटना जैसे शहर में रहता हूँ, कंकड़बाग, जहाँ काफी टावर्स हैं, काफी अपार्टमेंट कल्चर है, 20 तरह की चिड़िया आती हैं यहाँ पर। हाँ जी, रखें बात अब जी। हाँ, तो ये इन सब काम को करने के लिए पहले हम अकेले हुआ करते थे, जैसे आप होंगे वहां, या वो बहुत ऐसे लोगों को कठिनाई होती है। लोग कहते हैं कि भाई ये क्या करेंगे, वो क्या करें, लेकिन जब यही बातें हमारा समाज धीरे धीरे समझना शुरू कर देता है कि इसका क्या फायदा है, क्या इसकी आवश्यकता, क्या महत्ता है, तो धीरे धीरे लोग साथ आना शुरू हो जाते हैं। और अभी हमारे कम से कम 15 लड़कों की हमारी टीम है, और हम अकेले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग टीम वर्क के तहत ही 15 लड़कों के साथ ही हम किसी भी समय कहीं भी रेस्क्यू कर पाते हैं। मान लीजिए कि हम मेरे पास समय नहीं है, तो हमारे साथ जो अन्य लड़के अभी फुर्सत में हो जाते हैं, वो समय निकाल। जी। तो इस तरह से हम लोग अब है क्या, वो तो हो गया एक्शन टीम जो वन विभाग के साथ मिलकर काम करती है, शेष अवेयरनेस फैलाने के लिए। इस तरह से धीरे धीरे तो हमको लगता है कि यह परिवर्तन अगर हम लोग ऐसा करें तो इसका सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे हम लोग आम लोगों को यह समझाने में, जागरूक करने में हम आश्वस्त होते जा रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा ज्ञानी जी कि हम लोग टीम वर्क के साथ ही चलेंगे। लेकिन श्री ज्ञानी जी, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से जो ये मुहिम चल रहा है, मैं खासकर गौरैया की बात करूंगा, लेकिन हजारों नहीं सैकड़ों लाखों लोग इसमें अब जुड़ चुके हैं, पक्षियों के संरक्षण में जुड़ चुके हैं, काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप पर काम कर रहे हैं, समूह में काम कर रहे हैं। और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पॉकेट मनी को बचाकर उस पैसे से गौरैया के लिए नेक्स्ट बॉक्स बांटते हैं, दाना पानी बैंक चला रहे हैं। जी मैं निशांत रंजन जी की बात कर रहा हूँ। निशांत रंजन जो है पर्यावरण योद्धा के अध्यक्ष हैं, वो उनके साथ लड़के हैं। कोई भी ये नहीं, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही रोचक चीजें आपने बताई। और इस मुहिम से उम्मीद है कि आज मकसद भी हमारा यही है कि हमारी इस परिचर्चा से लोग जुड़े और जुड़कर पशु पक्षियों का संरक्षण करें, उन्हें बचाएं, इकोसिस्टम में उनको रखें, उनके आवरण को बचा कर रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं निशांत रंजन के बिहाफ पर मैं आप सभी का, खास करके हमारे जो आज के खास वक्ता थे डॉक्टर संजीत कुमार जी, हाँ संजीत कुमार जी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी भागलपुर बांका वन प्रमंडल के हैं मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत व्यस्त रहते हैं वो। और उनसे मैंने आग्रह किया था कि मैं इस विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ, परिचर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार फोन आते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं कि पक्षी को ये करना है। बहुत आज संजय डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि चिड़ियों को हाथ में लेकर आप उसे अपने सीने में ना लगाएं, आप उससे दूर रखें, एकांत दें और उसे छोड़ दें। मतलब उसका जितना हो सके सहायता करें, लेकिन उससे ये नहीं कि सेल्फी खींच रहे हैं, बहुत तरह के फोटो खींच रहे हैं, क्योंकि उससे वो डर जाता है, उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा वो दोस्त नहीं है, उसमें डर भर जाता है। आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा श्री ज्ञान चंद्र ज्ञानी जी का, गंगा पहरी, और काफी जिस तरह से कई पीढ़ियों से पशु पक्षियों के संरक्षण में आप लगे हुए हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद है आपका। आप इसी तरह कार्य करते रहें और इस इकोसिस्टम में जो हमारे पशु पक्षी हैं उनको बचाएं, साथ ही संदेश दें। मेरे आपसे मेरी एक आग्रह होगी कि जो आप सोशल मीडिया पर इन चीजों को डालें और बताएं कि कैसे हम इसको बचा रहे हैं, ताकि लोग भी इससे जुड़े और मैसेज भी जाए, संदेश भी जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम जो फेसबुक लाइव से जुड़े हमारे जो दर्शक हैं, उन सभी का मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और बहुत दुख भी है कि हम आप समय से काम को, इसका परिचर्चा को शुरू नहीं कर पाए, लेकिन अच्छा लगा, एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई, अच्छी पहल सामने निकल कर आई। कई मैसेज संदेश फेसबुक पर आ रहे हैं, लगातार लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि काफी ज्ञानवर्धक है। एक बार सभी का पुनः तमाम सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ आपके साथ ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।